जब कोई वस्तु दोलन करती है तो वायु के प्रतिरोध के कारण वायु के प्रतिरोध कारण वायु के प्रतिरोध तथा अन्य वायु के प्रतिरोध तथा कारण वायु के प्रतिरोध तथा अन्य सिर्फ कारण कारण ना लिखने के लिए बोला है मैंने, अभी इतना थोड़ा बोल दिया, मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूँ। वायु के प्रतिरोध तथा अन्य प्रतिरोध बलों के कारण अन्य प्रतिरोध बलों के कारण दोलनों का आयाम लगातार घटता रहता है। आयाम लगातार घटता रहता है। दोनों का आयाम लगातार घटता रहता है। लगातार घटता रहता है। ऐसे दोलनों को अवमंदित दोलन कहते हैं। ऐसे दोलनों को अवमंदित दोलन कहते हैं। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? देखो, सबसे पहले वाला ऊंचा बनाना है, फिर ऐसे नीचा, फिर धीरे धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ। दूसरा आइटम डालेंगे पोषित दोलन। कुछ मतलब ये होता है कि जैसे कोई वस्तु को तुमने एक बार चलाया, झूला देखा तुमने, एक बार झुला दिया, धीरे धीरे जब छोड़ दोगे तो होते 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 वो एक स्थिति ऐसा है कि रुक जाता है। तो रुकाना थोड़ा आया है, लेकिन वो रुक जाता है। तो वो जो रुक जाता है क्या हो रहा है? मंदित हो रहा है। ऐसे दोनों को अमंदित दोलन कहते हैं। ये कल पढ़ लिया हमने, जो तुम पत्थर बता रहे हो, तो सरल लोलक कहते हैं। ये भी तरंग होती है, जैसे दोलन होते हैं। रस्सी को पकड़ के हिलाओ, जैसे तुम एक सिरे को रस्सी को बांध के इस तरीके से हिलाओ, दोलन करवाओ, ये वो वाला है। पोषित दोलन, पोषित दोलन इसमें लेंगे वायु के प्रतिरोध के कारण, वायु के प्रतिरोध के कारण दोलन करने वाली वस्तु, वायु के प्रतिरोध के कारण दोलन करने वाली वस्तु, दोलन करने वाली वस्तु, वस्तु का ऊर्जा ह्रास, वस्तु का ऊर्जा ह्रास होता रहता है। ऊर्जा ह्रास होता रहता है, जिस कारण उसके दोलनों का आयाम, जिस कारण उसके दोलनों का आयाम दोनों का आयाम घटता रहता है। दोनों का आयाम घटता रहता है।
यदि वस्तु को उसी अनुपात में ऊर्जा दी जाए, यदि वस्तु को उसी अनुपात में ऊर्जा दी जाए, अनुपात में ऊर्जा दी जाए, जिस अनुपात में उसी अनुपात में ऊर्जा दी जाए, जिस अनुपात में ऊर्जा ह्रास होता है, ऊर्जा ह्रास होता है, तो ऐसे दोलनों को दी जाए जिसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, तो दोलनों का आयाम नियत बना रहता है, तो दोलनों का आयाम नियत बना रहता है। ऐसे दोलनों को पोषित दोलन कहते हैं। ऐसे दोलनों को पोषित दोलन कहते हैं। पोषित दोलन कहते हैं। समझ में क्या हुआ है? जैसे झूला झूला तो ऐसे लगा के झूला रुकने वाला, फिर तुमने धक्का दे दिया, फिर जगह लगा के रुकने वाला तो धक्का दे दिया, तो क्या होता है? वो लगातार दोलन करते रहेंगे। तो इसे क्या कहते हैं? हम पोषण कर रहे हैं बार बार। जैसे वो कम हो रहे थे, हमने फिर पोषित कर दिया उसे, फिर कम हो रहे थे, फिर पोषित कर दिया, इसका जितना। तो ऐसे दोलनों को पोषित दोलन कहते हैं, जिन्हें हम बार बार रुकने से पहले हम उन्हें चला देते हैं। तीसरा लिख देंगे प्रणोदित दोलन। इसका जितना नहीं है। रुको एक मिनट। अगर तुम्हें इसका उदाहरण लिखना है, जैसे कि चित्र तो नहीं है लेकिन पोषित दोलनों का उदाहरण है, तो घंटे का पेंडुलम देखा है? घंटे का पेंडुलम जो होता है वो हिलता रहता है, तो वो लगातार हिलता रहता है। अगर उसमें पीछे सेल ना पड़ा होता ना, तो वो एक स्थिति ऐसी आती है वो रुक जाता, लेकिन पीछे सेल पड़ा होता है तो वो लगातार हिलता रहता है। तो इसका मतलब क्या? जैसी ऊर्जा का हाथ होता है तो सेल से उसे लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। वैसे याद रखो, घंटे का पेंडुलम होता है। हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, सिर्फ वो दिखाने के लिए होता है। जब कंपनी करेंगे तो सीधे चलेगी वो। हाँ, इसमें लेंगे प्रणोदित दोलन में प्रणोदित दोलन जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती है, सरल आवर्त गति करती है, तो उसके दोलनों का आयाम घटता है, परंतु जब वस्तु पर एक बाह्य बल आरोपित कर दिया जाता है, परंतु जब वस्तु पर एक बाह्य बल आरोपित कर दिया जाता है, तो पहले वस्तु स्वाभाविक दोलनों से, तो पहले वस्तु स्वाभाविक आवृत्ति लिखना, आवृत्ति के दोलनों से, पहले वस्तु स्वाभाविक आवृत्ति के दोलनों से, स्वाभाविक का मतलब होता है जो उसकी अपनी खुद की है, स्वाभाविक, रुक जाओ एक मिनट, स्वाभाविक आवृत्ति के दोलनों से दोलन करती है, परंतु कुछ समय पश्चात वस्तु बाह्य बल के अंतर्गत,
बाह्य बल के अंतर्गत दोलन करने लगती हैं, बाह्य बल के अंतर्गत दोलन करने लगती हैं। ऐसे दोलनों को प्रणोदित दोलन कहते हैं। ऐसे दोलनों को प्रणोदित दोलन कहते हैं। प्रणोदित दोलन कहते हैं। देखो प्रणोदित दोलन क्या है कि आराम से तुम झूले पे झूल लेते, ठीक ठाक अपने दोलन हो रहे थे तुम्हारे, लेकिन अचानक में कोई आया और उसने तुम्हें जोर जोर से झूलाना शुरू कर दिया। तो पहले तो तुम अपने खुद के दोलनों से दोलन कर रहे थे, लेकिन जब कोई बाह्य बल लगाना शुरू कर देता ना तो फिर उसके अनुसार दोलन करते हैं। तो ऐसे दोलनों को जो किसी बाह्य बल के द्वारा दोलन करने शुरू कर दें या उसके अंतर्गत दोलन करें तो प्रणोदित दोलन होते हैं। किसी चीज़ से तो फिर वो जो दोलन करेगा ना फिर उसका बस खत्म हो जाएगा, उसमें से उसका कोई जोर नहीं रहेगा। फिर जो वो बाह्य बल लग रहा है ना उसके अंतर्गत गति करेगा। तो ऐसे दोलन प्रणोदित दोलन कहलाते हैं। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है अनुनाद। हाँ जी, अनुनाद। अनुनाद था तुम्हारा केमिस्ट्री में भी था, लेकिन वो बंद टूटते हैं उसमें तो अनुनाद होता है। पिछले में था, बार में भी था। ठीक है भाई, अनुनाद। अनुनाद में लिखेंगे दोलन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति जब से स्टार्ट करना, जब दोलन करने वाली रिवाजा तभी बनेगी। जब दोलन करने वाली वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति बाह्य बल स्वाभाविक आवृत्ति बाह्य बल की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। बाह्य बल की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो यह अवस्था अनुनाद कहलाती है। तो यह अवस्था अनुनाद कहलाती है। अवस्था अनुनाद कहलाती है। देखो अनुनाद होता क्या है, ये हमारी पूरी बिल्डिंग है। सोचो इस बिल्डिंग में हम कोई मशीन लगाएं जो कि आवाज़ करती है, झंझनाहट करती है या कंपन करती है। तो मशीन अपने कंपन कर रही है, तो ये मत सोचना कि पूरे के पूरे मकान के बिल्डिंग के कंपन नहीं होते। बिल्डिंग के भी अपने कंपन होते हैं, पुल है पुल के भी अपने कंपन होते हैं। दुनिया में जो भी चीज़ है वो हिलती है, समझिए। कुछ चीज़ हमें दिखाई देती है कि हिल रही है, कुछ चीज़ हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन कंपन वो भी कर रही होती हैं। तो अब होता क्या है कि कोई मशीन हमने इसमें लगाई, मशीन कंपन कर रही है, मकान भी कंपन कर रहा है। जिस टाइम मकान के कंपन मशीन के कंपन दोनों के बराबर हो जाएंगे, उनकी आवृत्ति बराबर हो जाएगी ना, तो उस टाइम मकान गिर जाएगा। तो दोलन से फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। इस तरीके से क्या होता है कि पुल है, पुल पर जब कोई ट्रैफिक जाता है ना तो पूरा पुल जंप लेता है। कोई ध्यान से जब बाहर से खड़े होकर देखेगा ना, पुल के नीचे या कहीं तो उसे दिखाई देगा पुल जंप ले रहा है, या कहीं खड़ा भी होगा ना पुल पर तो भी उसे एहसास होगा कि पुल जंप ले रहा है। या जंप लेने का मतलब क्या होता है कि पुल भी अपने आप कंपन करता है और वस्तु भी अपने कंपन करती है। जिस समय पुल के कंपन और वस्तु के कंपन जो उस पर निकल के जा रही है उसके कंपन बराबर हो जाएंगे तो उस समय पुल गिर जाएगा। अब होता क्या है, होता यह है कि कभी कभी जैसे होता है ना, सेना जो हमारी आर्मी है, तो सेना जब पुल बनाती है, हाथ का पुल बना देती है, कोई पुल जब बना हुआ होता है तो सेना को उस पर जब निकलना होता है चोरी छिपे या वैसे मार्च वगैरह करना होता है, तो उसमें जो उनके अधिकारी होते हैं उन सैनिकों से बोलते हैं कि कोई भी कदम ताल मिला के नहीं चलेगा। नॉर्मली आमतौर पर तुमने देखा होगा सैनिक जितने भी थे कदम ताल मिला के चलते हैं, उन्हें इतनी प्रैक्टिस होती है कि ऑटोमेटिक लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट सबका एक साथ उठता है। सबको देखा होगा, उन्हें खुद ही इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। खड़े भी होंगे ना तो ऑटोमेटिक सावधान नहीं होंगे, वो नॉर्मल भी खड़े होंगे तो वो सब उनकी हैबिट होती है। लेकिन उस स्थिति में उनसे बोला जाता है कि कोई भी कदम ताल मिला के नहीं चलेगा। अब ऐसी स्थिति क्यों बोली जाती है कि जब तुम एक साथ कदम ताल मिला के चलोगे तो एक साथ पैर उठाओगे, एक साथ पैर नीचे मारोगे, तो होता क्या है कि एक आवृत्ति बनेगी, तुम्हारे पैरों की आवृत्ति और पुल की आवृत्ति का जो बराबर हो गई तो पुल उस समय टूट जाएगा। तो सेना को खास तौर पर गाइडेंस किया जाता है कि कभी भी
कोई भी पुल पर निकलते समय कोई भी कदम ताल मिला के नहीं चलेगा, क्योंकि अगर यदि जितने भी सैनिक हैं उनके कदमों की आवृत्ति पुल की आवृत्ति के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो गई तो उस समय पुल गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये सब होती है। चलो ये तो लिखेंगे इसमें उदाहरण। उदाहरण लिखेंगे जब सेना पुल पार करती है, जब सेना पुल पार करती है तो सैनिक पुल पर कदम ताल मिलाकर नहीं चलते हैं, तो सैनिक पुल पर कदम ताल मिलाकर नहीं चलते हैं। यदि सैनिक पुल पर कदम ताल मिलाकर चलें तो एक स्थिति ऐसी आती है कि सैनिकों के कदमों की स्वाभाविक आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति पुल की आवृत्ति के बराबर, कदमों की स्वाभाविक आवृत्ति पुल की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी। और उस समय पुल के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। पुल के गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तुम्हारे चलने से, मतलब तुम्हारे चलने से पुल हिल लिया। किसने मारे? तो तुम वहाँ कोई ऐसा पत्ते नहीं थे पेड़ों के, छोटे छोटे पेड़ों के, उन पर बैठ के हिला के देखते पहले, वो हिलने के तुमसे। समुद्र से बड़ी अच्छा लिखो भाई जरा क्वेश्चन, चैप्टर खत्म, क्वेश्चन लिखेंगे। क्या करा? नहीं तो उदाहरण ना बताएं। देखो उधर उदाहरण ऐसा थोड़ा होता है। उदाहरण अगर तुम्हें एक लाइन में ऐसे लिखना होता है, ऐसे कहते हैं जैसे सेना का पुल पार करना, हो गया उदाहरण। ऐसा करके हो जाता है तो हो जाता है। तो क्या है? कहाँ को पुल हिलता है? पुल कब हिलता है? फटाफट पुल है कहाँ उसमें? हाँ, फर्स्ट में सेकंड में? लकड़ी के पुल की आवृत्ति किससे? नहीं, लकड़ी जो होती है ना वो उसकी सीमेंट की तुलना में फ्लेक्सिबल होती है ना, वो थोड़ा एडजस्ट कर लेती है अपने आप को। जो खाली तुम देखते हो ना, पुल डाल दिया था, पुल नहीं डाला जाता, पुल के नीचे भी स्प्रिंग डाले जाते हैं, अच्छे अच्छे मोटे मोटे स्प्रिंग डाले जाते हैं ताकि पुल जंप ले तो कंट्रोल करे। और बता, तो जब कभी पुल बनेगा तब देखना तुम। इसमें लिख
इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे इसमें। एक सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु एक सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु, ये तरीका वस्तु 10 सेकंड में, एक सरल आवर्त गति करते हुए वस्तु 10 सेकंड में 250 दोलन करती है, 250 दोलन करती है। यदि वस्तु का आयाम 0.1 मिलीमीटर तथा विस्थापन 0.1 मिलीमीटर तथा विस्थापन 0.5 मिलीमीटर हो, तो सरल आवर्त गति की समीकरण स्थापित कीजिए। सरल आवर्त गति की समीकरण स्थापित कीजिए। स्थापित कीजिए और वस्तु का वेग तथा त्वरण भी ज्ञात कीजिए। वेग तथा त्वरण भी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा जरा, अरे बोलो मत। सबसे पहले दिया है क्या दिया था, दोलन दिए क्या, समय दिया है t बराबर कितना 10 सेकंड में चक्रों की संख्या दे दी है, 250 दोलन करती है। आयाम दिया है, विस्थापन दिया है। आयाम कितना है, 10⁻³ मीटर दे दिया सीधा, 0.5 मिलीमीटर था, हम 10⁻³ मीटर ही कर देंगे। फिर उन्होंने विस्थापन समीकरण उधर सबसे पहले हम कहेंगे ओमेगा बराबर 2πn होता है। 2π और n होती है चक्रों की संख्या बटे समय, मतलब प्रति सेकंड कितने चक्कर करती है, तो वो 250 चक्कर करती है 10 सेकंड में। इसे डिवाइड कर देंगे और 25 दूनी 50 और देखते रहिएगा। तो इसमें जब इन्होंने पहली बार पूछा है समीकरण, और समीकरण y बराबर होता है a sin ओमेगा t, तो समीकरण में ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें a का मान तो हमें पता है 0.1 गुणा 10 की घात -3 साइन ओमेगा की जगह आ जाएगा 50 पाई और ये t। ये तुम्हारा एक आंसर आ जाता है। इसके बाद उन्होंने पूछा है वेग, हम कहेंगे चूंकि वेग बराबर क्या होता है भाई, b बराबर ओमेगा अंडर रूट माइनस है, एक मिनट देखना, माइनस है प्लस है। अब देखो भाई जरा, ओमेगा की जगह आ जाएगा 50 पाई, ए की जगह आ जाएगा 0.1 का वर्ग माइनस, अभी बता रहे हैं, रुक जाओ
और फिर आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर, और ये ना ये सब का स्क्वायर होगा, 10⁻³ का भी स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। ठीक है जी। तो हमारा जो मान जा रहा है, एक मिनट थोड़ा चेक कर लें, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो जा रहा है। तो अलग करना पड़ेगा, इसे 9 कर दो। 0.9 × 10⁻³ तो ये आयाम, जो उसका आयाम है ना 0.1 के लिए 0.9 कर देना, क्योंकि वो माइनस में वैल्यू आ रही है। 50 पाई इतना कर देंगे, 10⁻³ जो वो माइनस में बाहर आ जाएगा, 9 नाम 81 हो जाएंगे, और ये 25 हो जाएंगे। कितना बचेगा? हैं 11 में से 5 जाएंगे, हाँ, और 10 के बाद ये तो लगा देंगे। जवाब कितना हो जाएगा? ये 11 में से 5 जाएंगे 6, 7 में से 2 जाएंगे 5। ये इतना बेग आ जाएगा, इसे निकालने की ज़रूरत है नहीं। 8 7 56, 8 भले से निकल जाए, 4 बन के अभी बता रहे हैं। फिर इसके बाद उसने ना एक फॉर्मूला पूछा है तुमसे, क्या त्वरण, क्योंकि त्वरण बराबर जो होता है ए बराबर वो ω² बाई होता है? 50 पाई का स्क्वायर, और बाई का मान इन्होंने दे रखा है 0.5 × 10⁻³ और 5 पंजे 25, पाई स्क्वायर 0.5 × 10⁻³ इसे डिवाइड कर देंगे। 25 पंजे 125, और जी पाई का स्क्वायर गुणा 10⁻³ अब तो 10⁻³ 1 2 3 अंक इधर आ जाएंगे ना, तो 12.5 पाई स्क्वायर हो जाएगा ए का मान, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये खाली हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, और ये इतने मीटर। ये तुम्हारे इतने मान दिए होते हैं। ज़्यादातर ना हमने ये अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, हमने 3 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में कर दिए हमने, कि उसमें समीकरण भी आ गई, उसमें बेग भी आ गया, उसमें त्वरण भी आ गया, और भी कुछ पूछता था कुछ मिलीमीटर या मिलीमीटर में, तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। विपरीत दिशा भी हो सकती है विस्थापन के, नहीं वो तो समीकरण से डिपेंड करता है। जैसे देखना होता है, टीवी है साथ में, लिख लो। डाउट, डाउट लगी होगी।